Hello everyone. In this video, we are starting fourth part of exercise 5.1. In this part, we begin from question number 30 of exercise 5.1. क्वेश्चन 30 भी 29 जैसा ही है। एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके पास में टू अननोन क्वांटिटीज हैं a एंड b, दोनों की वैल्यूज फाइंड करना है। और ये जो फंक्शन है इसके अंदर टू स्पेशल पॉइंट्स हैं, 2 एज वेल एज 10। तो इस फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए अगर हम पहले इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि स्पेशल पॉइंट्स को हम पहले ड्रॉ करेंगे 2 एंड 10, देयर इज ए स्पेशल पॉइंट 2, अनदर पॉइंट 10, और x लेस देन 2 वाला जो रीजन है वहाँ पर आपकी फंक्शन की वैल्यू है 5। अगर आपका x बिटवीन 2 एंड 10 लेंगे तब आपकी फंक्शन की वैल्यू आएगी ax प्लस b। एंड अगर आप इस रीजन में आ जाएंगे जहाँ पर कि आपका x ग्रेटर देन 10 है तब आपकी फंक्शन की वैल्यू है f of x इक्वल टू 21, राइट। तो इसके अलावा x इक्वल टू 2 के ऊपर आपका फंक्शन 5 था। अगर x इक्वल टू 2 है तब भी फंक्शन की वैल्यू 5 है, और x इक्वल टू 10 तब भी आपका फंक्शन 21 है। अब आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये गिवन फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो आपको वैल्यूज ऑफ a एंड b दोनों की वैल्यूज फाइंड करना है। सोचिए कैसे फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ a एंड b? कंटिन्यूटी यूज करके। यूज द फैक्ट दैट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट x लेस देन 2 के लिए तो फंक्शन कंटिन्यूस है, x बिटवीन 2 एंड 10 के लिए भी ये कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पर ये पोलिनोमियल फंक्शन है। एंड फिर आप देखें कि x मोर देन 10 के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि 21 वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है। अब फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए दोनों पॉइंट्स के ऊपर भी 2 एंड 10। और 2 के ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों लेना होती है। राइट लिमिट में a एंड b आ जाएंगे। 10 के ऊपर भी आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों लेना होगी। लेफ्ट लिमिट में a एंड b आ जाएंगे। तो हमको कंटिन्यूटी एट 2 एंड 10 का यूज करना होगा। पॉइंट गिवन नहीं, कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है उसको हर पॉइंट पर तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए। हमको सिर्फ कंटिन्यूटी एट 2 एंड 10 का यूज करने की यहाँ पर जरूरत है। ऐसा जब हम सोच लेते हैं पहले तो फिर हम सिर्फ वही करेंगे, सिर्फ 2 एंड 10 के ऊपर कंटिन्यूटी यूज करेंगे। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस f of x is a continuous function, therefore it must be continuous at x equal to 2 and x equal to 10 both। कंटिन्यूस फंक्शन है तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए। अब दोनों पॉइंट्स के ऊपर जब हम कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई कर लेंगे तो a एंड b हमको मिल जाएंगे एट x इक्वल टू। जब आप 2 पर जाते हैं लिमिट एज x टेंड्स टू नेगेटिव f ऑफ x लेना होगी। लिमिट एज x टेंड्स टू नेगेटिव, x इज वेरी क्लोज टू 2 बट इन द नेगेटिव साइड ऑफ 2। नेगेटिव साइड ऑफ 2 में जाएंगे तो f ऑफ x आपको 5 मिलता है। यहाँ पर आप लिख लेंगे 5, और 5 तो कांस्टेंट है, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट वुड बी कांस्टेंट। राइट लिमिट के लिए जाइए। लिमिट एज x टेंड्स टू पॉजिटिव f ऑफ x would be limit as x tends to positive of, यहाँ पर है आपको 2 पॉजिटिव राइट ऑफ 2 में f ऑफ x ax प्लस b, और यहाँ पर आप x इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो ये बन जाता है आपको
2a प्लस इक्वेशन 2। देन लेफ्ट लिमिट हो गई, राइट लिमिट हो गई, हमको चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एफ ऑफ 2 फाइंड करिए। एफ ऑफ 2 आपको मिलता है इस डेफिनेशन से, x इक्वल टू 2 लेंगे 5 ही मिलेगा। ठीक, सिंस एफ ऑफ x इज कंटिन्यूस, ये तो हमको पता ही है कंटिन्यूस, एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर क्या होना चाहिए, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, वैल्यूज पुट करने हैं। लेफ्ट लिमिट था मेरा 5, राइट लिमिट था 2a प्लस b, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 2 वापस 5। लेफ्ट साइड और राइट साइड में 5 लिखा है, 5 को रिपीट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे तो सिर्फ एक इक्वेशन मिल जाती है 2a प्लस b इक्वल टू 5। इट इज फर्स्ट इक्वेशन रिलेटिंग a एंड b। तो पता है ना, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b दोनों तो नहीं मिले, बट हमको एक इक्वेशन मिल गई जो दोनों को रिलेट करती है। इसको आप सोच सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a एंड b। ऐसी अगर एक और इक्वेशन मिल जाए तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a एंड b दोनों फाइंड कर लेंगे। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड यूज, राइट। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, एक इक्वेशन कंटिन्यूटी एट 2 से बनी, दूसरी कंटिन्यूटी एट 10 से बनेगी। तो अगला बात हम करते हैं, एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर भी वही कहानी, लिमिट x टेंड्स टू 10 निगेटिव एफ ऑफ x ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 निगेटिव। 10 निगेटिव देखिए जरा, 10 निगेटिव में क्या होने वाला है, अगर x इज वेरी क्लोज टू 10 बट इन द निगेटिव साइड ऑफ 10, फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b होने वाली थी। यहाँ पर आप लिख लीजिए ax b और इसकी लिमिट ले लीजिए, x इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो ये आपको बन जाएगा 10a b। 1 फॉर दिस पार्ट। अब राइट लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x विल बी लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव। 10 पॉजिटिव सोचिए नंबर लाइन पर, x 10 की पॉजिटिव साइड में हो तो आपकी f ऑफ x की वैल्यू होती है 21। x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव ऑफ 21, ये आपको बन जाता है 21, इक्वेशन नंबर 2। एंड इसके बाद आपको चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, f ऑफ 10 लेंगे। f ऑफ 10 भी अगर आप डेफिनेशन में देखते हैं तो f ऑफ 10 तो यहाँ से आएगा 21 होगा, इधर देखें तो f of 10 is again 21, number 3. Okay, since f of x is continuous at x equal to 10, therefore लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, और उनकी वैल्यूज अगर अपन पुट कर लेते हैं तो हमको बनता है 10a प्लस b इक्वल टू 21 इक्वल टू 20 बाय 1 2 3, राइट। अब 21 दो बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, हम लिख लेते हैं 10a प्लस b 21, and this is second equation relating a and b। ये फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम सॉल्व करते हैं तो नेचुरली हमको a एंड b मिल जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, सॉल्विंग सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला था 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। बी भी दोनों सेम है तो जस्ट आप इसको सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो लोअर साइंस हमको चेंज करना होता है। बी तो कैंसिल हो गया, अब इसको बाकी का आप सॉल्व कर लेंगे।
तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं छोड़िएगा प्लीज़। होमवर्क में आप ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट करके बी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे एंड इसको फिनिश कर लीजिए प्लीज़। जगह नहीं छोड़ेगा कोई भी स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको फिनिश कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 के अंदर वापस से आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन 27, 28, 29 हम कर चुके हैं। इसको पहले हमने छोड़ दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का स्ट्रेटेजी को यूज़ करना होता है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। देखिए क्या स्ट्रेटेजी होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के so that the function is continuous at the indicated point in exercises 26 to 29। बाकी तो हम कर चुके 26। फंक्शन x इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर कंटिन्यूस हो, उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। कैसे करेंगे? नेचुरली कंटिन्यूटी एट पाई बाय 2 का यूज करना है। अब अगर आप कंटिन्यूटी एट पाई बाय 2 के लिए समझें तो क्या लेफ्ट में और राइट में अलग अलग डेफिनेशन है कि सेम डेफिनेशन है, ये थोड़ा सोचिएगा। पाई बाय 2 के लेफ्ट में भी यही मिलेगा, राइट में भी यही मिलेगा। सिर्फ 8x इक्वल टू पाई बाय 2 आपको फंक्शन बना था 3। पाई बाय 2 के लेफ्ट में अपर एक्सप्रेशन, राइट में भी अपर एक्सप्रेशन। अगर दोनों तरफ सेम एक्सप्रेशन है तब तो आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट की जरूरत भी नहीं है। जस्ट ए की लिमिट ले लेंगे, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो ये आपको सोच समझ करके तय करना होगा हर एक क्वेश्चन को देख करके कि आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों अलग अलग लेने की ज़रूरत है या ए के लिमिट से काम हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि पाई बाय 2 हमारा गिवन पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट में भी यही वाली वैल्यू होती है फंक्शन के लिए, पॉइंट के राइट में भी यही वाली वैल्यू होती है फंक्शन के लिए। अलग अलग लिमिट्स लेने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों लेना है। ऐसा सोच करके हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और पहले हम फाइंड करते हैं लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 f ऑफ equal to limit x tends to pi by 2 of k cos x upon pi minus 2x। यहाँ पर आपको x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करना है और ये लिमिट निकालना है। देखिए अगर मैं x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करूँ तो क्या होने वाला है, समझने के लिए हम लिख लेते हैं। अगर मैं x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करूँ, cos पाई बाय 2 तो बन जाएगा 0 और नीचे आप x इक्वल टू पाई बाय 2 लें, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है ये। अगर 0 अपॉन 0 फॉर्म होता है तो लिख सकते हैं जैसा कि हमको पहले NCERT सॉल्यूशंस में लेफ्ट लिखा हुआ था, व्हाट इज इट 0 अपॉन 0 फॉर्म। और अगर 0 अपॉन 0 फॉर्म है तो हमको 0 अपॉन 0 लाना नहीं है क्योंकि इट इज मीनिंगलेस। क्या करना होगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका था, हमने फाइंडिंग लिमिट ऑफ ए फंक्शन की मेथड देख रखी है। क्या क्या प्रोसीजर होती थी उसके अंदर। इफ पॉसिबल पुट x इक्वल टू पाई बाय 2, इफ नॉट पॉसिबल चेंज द फॉर्म बाय रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन एटसेट्रा। यहाँ पर आप रेशनलाइज नहीं कर सकते, रूट तो नहीं है, फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, पोलिनोमियल भी नहीं है, और कुछ भी तरीका तो है नहीं कि हम कुछ कैंसिल कर पाए अप एंड डाउन। कैंसिल नहीं हो सकता है। जब कैंसिल नहीं हो सकता तो आपको कुछ फार्मूला सोचना पड़ेगा। क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं लिमिट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए? तो दो फार्मूलाज हैं, बट या तो लिमिट थीटा गोइंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 वाले फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं, या तो टेन थीटा अपॉन थीटा वाले फार्मूला को यूज कर सकते हैं। सोचिए यहाँ पर कॉस थीटा के लिए तो कोई फार्मूला है ही नहीं हमारे पास लिमिट में। जो लिमिट के फार्मूलाज थे या तो साइन वाला है या तो फिर टैन वाला है। तो नेचुरली आप साइन के अंदर जाने का कोशिश करेंगे। और इसके अंदर एक नई चीज़ क्या है, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, थीटा शुड बी टेंडिंग टू 0, जो वेरिएबल है उसको 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। यहाँ तो आपका वेरिएबल पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है, आपको चेंज ऑफ वेरिएबल करना पड़ेगा अगर आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, चाहे साइन वाला बने या टेन वाला। थीटा टेंड्स टू 0 तो होना ही चाहिए। जब हम ऐसा तय कर लेते हैं कि मुझे एक फार्मूला यूज करना ही है लिमिट के लिए, तब आपको चेंज ऑफ वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। और चेंज ऑफ वेरिएबल कैसे लेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। x टेंड्स टू पाई बाय 2 की बजाय थीटा टेंड्स टू 0 बनाना है। जो कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस वाला वीडियो है इस एक्सरसाइज का पहले, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमको लिमिट में सब्सटीट्यूशन करना हो और नई लिमिट 0 बनाना हो तो दोनों का डिफरेंस
लेकर के एक नया वेरिएबल बनाना होता है। दोनों का डिफरेंस जरूर 0 बनेगा। दोनों का डिफरेंस x एंड π/2 का डिफरेंस लेने के दो तरीके हैं। x माइनस π/2 ले सकता हूँ, π/2 माइनस x भी ले सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यहाँ पड़ता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई माइनस एक्स वाला कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम पुट करेंगे। जो पुट कर रहे हैं आप बीच में नहीं लिखते, क्योंकि ये इक्वल टू हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इसलिए जो सब्सटीट्यूशन मैं करूंगा उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या सब्सटीट्यूशन करूंगा? दोनों का डिफरेंस इक्वल टू थीटा, तो नया वेरिएबल थीटा 0 को टेंड कर पुटिंग π/2 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 माइनस एक्स की बजाय मैं थीटा ले लूँ, देन क्या होगा पता है? थीटा विल टेंड टू 0 एज x टू π/2। चेक कर लीजिए, अगर x π/2 बने, x की वैल्यू π/2 बन जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? 0। यही हमने लिखा है कि थीटा विल टेंड टू 0 व्हेन x टेंड्स टू π/2। व्हेन x बिकम्स वेरी क्लोज टू π/2 थीटा विल बी 0। ये सब्स्टिट्यूशन करके अब हम इसको कर लेते हैं, नया वेरिएबल लेते हैं, थीटा टेंड्स टू 0 बनेगा, और यहाँ पर अब x नहीं चलेगा, हर एक x की बजाय आपको यहाँ से थीटा ही लेना होगा। देखिए k cos, अगर π/2 माइनस एक्स थीटा हो तो x की वैल्यू कितनी हो? x हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? x को उधर लेने को सोचिए, लेने को सोचिए, तो मतलब ये भी तो होता है कि π/2 माइनस थीटा वुड बी x। ऐसा समझ करके आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए। x की वैल्यू होगी π/2 अपॉन पाई माइनस 2 x। अगेन x की वजह क्या लिखेंगे? π/2 माइनस थीटा। तो ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर करना कंपलसरी है। ये नई चीज़ है जो कि हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना सीखना है, इसीलिए हमने ये वाला क्वेश्चन पहले नहीं किया था। 27, 28, 29 तो बहुत सिंपल थे। यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूशन सीखना है। लास्ट ईयर आपने किया है 11th क्लास में बार बार, तो नेचुरली वही वाला चीज़ है। अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, वो वीडियो वापस से देख लीजिए जहाँ पर कि मैंने ये प्रोसीजर डिस्क्राइब कर रखा है, आपने फॉर्मूला कॉपी में लिखा ही होगा, फॉर्मूला कॉपी को रेफर कर लीजिए और फिर देखिए उस प्रोसीजर को हमने यहाँ पर एग्जैक्टली अप्लाई किया है। जब तक आपका लिमिट x के ऊपर है सारा फंक्शन x का होगा, जब आपकी लिमिट थीटा पर हो गई सारा x हटाना पड़ेगा, उसको थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये सोच करके हम आगे चलते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले पढ़े आपने 10th क्लास में। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा था साइन थीटा। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूलाज अभी आपको याद नहीं आ पा रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन में यहीं पर आपको समझाता हूँ बॉक्स बना करके। एग्जाम में आप ऐसे बीच में बॉक्स नहीं बनाना है, अभी मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ जस्ट आपको समझ कि ये क्वाड्रेंट वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये तो सबको पता है ना। ASTC यहाँ पर होता है आपका π/2, यहाँ पर होता है पाई, राइट, इधर होता है 0। अगर π/2 माइनस थीटा है यानी इस π/2 वाली लाइन का हेल्प लेकर के आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो ऑल पॉजिटिव cos की वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव, और क्योंकि आपने वर्टिकल लाइन की हेल्प लिए नेम चेंज हो जाएगा, cos की बजाय क्या बन जाएगा? साइन। इस तरह से भी आप cos π/2 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा लिख सकते हैं, या क्वाड्रेंट वाला फॉर्म। ओके, तो ये हम कर ही सकते हैं। इसके बाद हम और आगे चलें, डिनोमिनेटर में आ जाएं तो पाई माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बना? -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ बन जाएगा माइनस पाई, और -2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो गया +2 थीटा। ऐसा करने के बाद आपको पाई एंड पाई तो हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ें, एक और चीज हम देख सकते हैं, लिमिट तो थीटा नाम के वेरिएबल के ऊपर है, के तो कांस्टेंट है, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, के को आप ले सकते हैं लिमिट के बाहर। ये थ्योरम भी हमने लिखा है। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन 2 थीटा। 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लीजिए, ये आपको बना k/2 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। अब तो वैल्यू आई जाएगी, ये फॉर्मूला आपको पता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। बट इस लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चेंज ऑफ वेरिएबल करना अच्छे से समझना पड़ेगा।
और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं 4 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से आ सकता है आपको दूसरा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर आप चाहें तो वापस से फॉर्मूला मेंशन कर लीजिए। सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta upon theta always equals 1 इक्वल टू k/2। इक्वेशन नंबर 1 ये तो मेरा था लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ π/2। अगर मैं x के बजाय π/2 लूँ तो f ऑफ π/2 बनेगा 3। also f ऑफ π/2 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद में तो अब जैसा क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 क्या है वही करना है। फंक्शन will be continuous at π/2 if this is equal। now f of x will be continuous at x equal to π/2 if definition of continuity at a point such as limit as x tends to π/2 f of x is equal to f of π/2। वैल्यूज पुट कर लीजिए k/2 equal to 3 that gives k equal to 6 which is your answer, right? We leave it here and proceed next question। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा छोटा है, मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू cos of x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। वैसे तो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी आपने, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी लिखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेसिक फंक्शन होता है वो cos वाला फंक्शन होता है, cos x। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब cos x इज कंटिन्यूस, ये तो हमको पता है। बट आपके पास cos x थोड़ी है, cos ऑफ x स्क्वायर है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, राइट? तो cos x कंटिन्यूस है ये तो हमको पता है, बट जो हमको गिवन फंक्शन है ना उसके अंदर दिस x इज रिप्लेस्ड बाय x स्क्वायर। तो क्या वो रिप्लेस करने के बाद भी कंटिन्यूस होगा, ये मुझे चेक करना है। और अब देख रहे हैं कि अगर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन होता है तो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन वाली डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन भी हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखा था और आपने फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने उस समय नोट नहीं किया या उसको इग्नोर किया, प्लीज आज उसको लर्न करें क्योंकि आज तो उसका यूज करना ही है। ओके, तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, दो चीजें देखना है। एक तो आपको समझ आना चाहिए कि इट इज cos ऑफ एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अगर मैं आउटर फंक्शन सॉरी एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पर गिवन है, तो अगर मैं आउटर फंक्शन लूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स एज cos एक्स और इनर फंक्शन लूँ कैपिटल जी ऑफ एक्स एज एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों का कंपोजिशन करके ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। और ये हमको पता है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। जो हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस देखा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। तो यहाँ पर आपको यही सारी स्टोरी माइंड में रिकॉल करनी पड़ेगी, जितनी मैंने कहानी बनाई है ये आपको समझ आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन देख करके आपके माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए। हम कंपोजिशन की बात करेंगे और उसके बाद में थ्योरम यूज कर लेंगे, राइट? तो स्टार्ट करिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये दोनों बेसिक फंक्शंस लेंगे। आपको पता है ये तो कंटिन्यूस है, बीइंग ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्स स्क्वायर भी तो कंटिन्यूस है, बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आपका गिवन फंक्शन दोनों का कंपोजिशन है तो वो कंटिन्यूस होगा, बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस। यही हमको डिस्क्राइब करना है। इतना समझने के बाद हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x एंड capital G of x equal to x square. Then f composition G of x equal to
कंपोजिशन की डेफिनेशन यूज करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, इनको आप चाहें तो इक्वेशन 1 एंड 2 भी लेकर के आगे चल सकते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स इज एक्स बाय इक्वल टू, अब मुझे चाहिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स है, आप क्या करना, इस x को रिप्लेस कर लेना है दोनों साइड बाय एक्स स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड में x की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखने लगेंगे तो आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलती है कॉस ऑफ एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर वही है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ था, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो ये चीज़ आपकी बनी थी बाय 1, और cos ऑफ एक्स स्क्वायर इज एफ ऑफ एक्स, इट इज गिवन। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, जो गिवन फंक्शन है दैट इज कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ये दोनों तो कंटिन्यूस है, तो अब जस्ट हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है, और ये कंपोजिशन बना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। यानी इक्वेशन 3 हमको कहता है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब हम ये सारा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जो हमने पहले समझा था। Since capital F of x is continuous, being a trigonometric function, and capital G of x is continuous, being a polynomial function, दोनों कंटिन्यूस है, therefore small f of x is continuous, being the composition of two continuous functions। ये आपको मिलता है बाय इक्वेशन नंबर 3, राइट। इससे आपका कंप्लीट हो जाता है, प्रूव्ड, राइट। तो प्लीज़ ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, 4 मार्क्स ये सारी कहानी लिखने के ही मिलेंगे, सारा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, और आप 30 गोइंग डाउन सेम प्रोसीजर लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 32 कर पाएंगे, और इसी प्रोसीजर से आगे जा करके आपको क्वेश्चन नंबर 33 भी करना है, एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20 भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, या इवन कम मार्क्स के लिए 1 या 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। अगर ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है तो फिर आपको ये इतना सारा प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप डायरेक्ट एक स्टेप लिख सकते हैं कि इट इज़ कंटिन्यूस बीइंग द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सारा प्रूफ करने के बजाय अपने माइंड में सोच करके आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं अगर 1 मार्क के लिए। ओके, हियर वी बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 32। 32 में भी आप फंक्शन को अच्छे से एनालाइज करिए प्लीज। जो फंक्शन गिवन है वो है मॉड ऑफ कॉस एक्स। मॉड ऑफ कॉस एक्स को आप क्या समझेंगे, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। और जब आप इसको फंक्शन ऑफ ए फंक्शन समझने का कोशिश करते हैं तो थोड़ा डीप में जा करके देखें कि इट इज़ एक्चुअली आउटर फंक्शन, बाहर की तरफ कौन सा फंक्शन है, मॉड। और मॉड का बेसिक फंक्शन होता है तो कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे, मॉड एक्स। मॉड्यूलस फंक्शन जो बेसिकली होता है ना वो मॉड एक्स होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था बेसिकली कोसाइन फंक्शन तो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थोड़ी होता है। इसी तरह से बेसिक मॉड फंक्शन जो डिफाइन करते हैं वो मॉड एक्स होता है, मॉड कॉस एक्स थोड़ी होता है। मॉड एक्स के अंदर एक्चुअली एक्स इज रिप्लेस्ड बाय कॉस एक्स, अंदर वाला जो फंक्शन है उसको हम हमेशा जी ऑफ एक्स लेंगे।
जी ऑफ एक्स इज कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज मॉड एक्स, और ये दोनों फंक्शन जो हैं वो हमारे कंटिन्यूस फंक्शंस की लिस्ट के अंदर थे, राइट। तो ये सोच करके अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स and capital G of x equal to cos x. Then capital F of x is continuous being the modulus function. फॉर्मूला कॉपी में सारा लिखा है हमने, आपने उसको लर्न कर लिया होगा, नहीं करा है तो प्लीज फॉर्मूला कॉपी से एक बार चेक करके लर्न कर लें। एंड कैपिटल G of x is continuous being a trigonometric function. Now f composition G of x will be f of G of x, f of G of x की वैल्यू रख देंगे cos x, और ये चीज आपने रखा है बाई इक्वेशन 2। उसके बाद f ऑफ cos x चाहिए। फिर अब देखिए जैसे आपने पहले समझा था, f ऑफ x तो मॉड x है, f ऑफ x है मॉड x। आप x की बजाय यहाँ पर cos x ले लीजिए तो मॉड के अंदर भी कौन आ जाएगा cos x, और इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी f ऑफ cos x की। तो ऐसा सोच करके आप इसको लिख लेंगे मॉड ऑफ cos x। जैसे आपने मॉड ऑफ cos x लिखा, ये एक्चुअली बन जाता है स्मॉल f ऑफ x, ऐसा गिवन है, और ये चीज बना था बाय ओके। तो स्मॉल f ऑफ x इज एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ देम, और हमने पहले ही बता दिया कि f एंड g दोनों तो कंटिन्यूस है। thus small f of x is continuous being the composition of two continuous hence proved। ये चीज भी आपकी प्रूव हो जाती है। और अब देखेंगे कि इस प्रूफ में और पिछले प्रूफ में थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअली आपका फ्रीडम है, आप दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर लीजिए, फिर चाहे तो पहले आप कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं, फिर वो कंटिन्यूस ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहें तो दोनों फंक्शंस को जैसे ही लिखा वैसे आप दोनों को कंटिन्यूस बोल दीजिए, फिर कंपोजिशन की बात करिए, फिर इसको कर लीजिए। इट्स ऑल डिस्क्रिप्शन। आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करना है, समझाना है कि ये वाला चीज़ आपको आता है और आप इस चीज़ को वर्कआउट करके कंक्लूड कर सकते हैं। ये एक लॉजिकल प्रूफ है। स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपकी स्टेप्स करेक्ट हैं तो लिखने के तरीके से ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। 34 को देखिए, पिछले क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा। अभी मेरे पास थोड़ी जगह है, तो थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ ताकि हमको ज़्यादा जगह मिल जाए। वेल 34 पॉइंट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लाने के लिए हमको पूरे डोमेन को एनालाइज करना पड़ता है। वो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसको करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वही हो सकता है कि जिस तरह से आपने पहले सारा डोमेन को एनालाइज करके किया था उस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो मॉड्यूलस फंक्शंस हैं, हर एक मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन लेकर के उसके बाद हमें उनको कंबाइन करना पड़ेगा। ये कंबाइन करने वाली टेक्निक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी हमको दूसरी एक्सरसाइज में भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसको फर्स्ट टेक्निक से देखते हैं, बाद में सेकंड टेक्निक से, राइट।
तो फर्स्ट टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे, इसको दोनों मॉड्यूलस को हटाएंगे और दोनों मॉड्यूलस को हटाने के बाद में फंक्शन को अलग अलग पार्ट्स वाले फंक्शन में देख लेंगे और उसके बाद में उसकी कंटिन्यूटी चेक, राइट। तो क्या करना होगा, मॉड एक्स के लिए सोचिए, we know that mod x equal x if x is greater than or equal to minus x if x less than, and अगर आपको mod x प्लस वन चाहिए तो जरूर से हर जगह x की बजाय आपको x प्लस वन लेना चाहिए। x प्लस वन इफ x प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस ऑफ x प्लस वन इफ x प्लस वन लेस देन 0। अब x प्लस वन के ऊपर कंडीशन तो नॉर्मली हम लिखते नहीं है, नॉर्मली हम कंडीशन तो सिर्फ x के ऊपर लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 1 को उधर ले जाएं और इसको करके लिख लेते हैं, तब ये बन जाता है x प्लस वन x मोर देन और इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस एक्स माइनस वन इफ x लेस देन माइनस वन। इसके हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, एक तो मॉड एक्स और दूसरा ये वाला एक्सप्रेशन जो मुझे मॉड एक्स प्लस वन है, मैं लिख देता हूँ इसको, मॉड एक्स प्लस वन। इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन लेना है। देखिए इसका स्पेशल पॉइंट है 0, इसका स्पेशल पॉइंट है माइनस वन। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल कॉमन एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, दोनों स्पेशल पॉइंट्स को मुझे एकोमोडेट करना होगा और दोनों स्पेशल पॉइंट्स को एकोमोडेट करूँगा तो मेरे पास रीजन इस तरह से बनेंगे, माइनस वन एक स्पेशल पॉइंट बन जाएगा, एक स्पेशल पॉइंट 0 बन जाएगा। एक रीजन होगा x लेस देन माइनस वन, एक होगा x बिटवीन माइनस वन एंड 0 और एक होगा x मोर देन 0। इन दोनों को कंबाइन करके ही मैं f ऑफ x निकाल सकता हूँ और उस f ऑफ x के लिए ये दोनों चीज़ों को इस 3 पार्ट्स में लिखना होगा, राइट। और इक्वल टू माइनस वन कहाँ लेना चाहिए, देखिए x मोर देन और इक्वल टू माइनस वन, मोर देन और इक्वल टू माइनस वन, x मोर देन और इक्वल, तो अब माइनस वन को इस रीजन में रखिएगा, मोर देन और इक्वल टू माइनस, और x मोर देन और इक्वल टू 0 है तो x मोर देन और इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, 0 को इस पार्ट में रखिएगा। इस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी f ऑफ x की वैल्यू मुझे निकाल, ओके। कैसे लिखेंगे, देखिए देयरफॉर f ऑफ x इक्वल मॉड x और माइनस करना, f ऑफ x इक्वल्स मॉड x माइनस मॉड ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर मैं जो लिखूंगा 3 पार्ट्स लिखूंगा। एक पार्ट तो होगा मेरा x लेस देन माइनस, उस समय क्या होगा, दूसरा पार्ट होगा मेरा माइनस वन लेस देन और इक्वल टू x लेस देन मिडिल वाला, और यहाँ पर मेरा थर्ड पार्ट आएगा x मोर देन और इक्वल टू 0। इन तीनों पार्ट्स में मुझे इनको कंबाइंड करके और अच्छे से एक्सप्रेशन आफ्टर ऑल होना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए x लेस देन माइनस वन हो, अगर x लेस देन माइनस वन हो तो नेचुरली वो लेस देन 0 भी है, इसलिए मॉड x की वैल्यू तो मुझे लेना पड़ती है माइनस एक्स, ठीक है। जब x लेस देन माइनस वन, यानी आप इस बात की बात कर रहे हैं, इस पार्ट में x मोर देन 0 थोड़ी है, इस पार्ट में तो x लेस देन 0 है, माइनस एक्स होगा। मॉड x की वैल्यू मैंने लिख ली माइनस एक्स, फिर एक माइनस तो करना ही है, माइनस के बाद मुझे मॉड x प्लस वन की वैल्यू लेना है x लेस देन माइनस वन के लिए। x लेस देन माइनस वन के लिए यहाँ पर देखिए मॉड x प्लस वन की वैल्यू है माइनस एक्स माइनस, क्या लिखूंगा माइनस एक्स। तो फिर समझिए मॉड x की वैल्यू इस कंडीशन के लिए यहाँ पर लिखिए, फिर एक माइनस डाला है यहाँ पर देख करके ये माइनस आ चुका है, और इस कंडीशन के लिए फिर मैंने वैल्यू लिखी मॉड x प्लस वन की। फिर इस कंडीशन में आ जाए x मोर देन और इक्वल टू माइनस वन, x लेस देन 0, ओके। x लेस देन 0 है कंडीशन के लिए, x लेस देन 0 है, क्योंकि x लेस देन 0 है मॉड x की वैल्यू मुझे लेना होगी माइनस एक्स। फिर माइनस तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगा नहीं है,
माइनस के बाद वाले ब्रैकेट में मुझे वैल्यू लिखना है मॉड एक्स प्लस वन की, इस कंडीशन के लिए एक्स लेस देन 0 बट एक्स मोर देन और इक्वल टू -1। अगर एक्स मोर देन और इक्वल टू -1 है, मॉड एक्स प्लस वन की वैल्यू होती है एक्स। फिर यहाँ पर आ जाए एक्स मोर देन और इक्वल टू 0। अगर एक्स मोर देन और इक्वल टू 0 फर्स्ट वैल्यू थी एक्स, माइनस मुझे यहाँ से लेकर के लगाना है, फिर ब्रैकेट में मुझे लिखना है एक्स मोर देन और इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू मॉड एक्स प्लस वन की। मॉड एक्स प्लस वन की वैल्यू अगर एक्स मोर देन 0 है तो वो लेस देन -1 नहीं हो सकता, वो मोर देन -1 है। मोर देन 0 यहाँ पर है, वो -1 से छोटा थोड़ी है, ये वाला रीजन तो -1 के राइट में बड़ा है, इसलिए एक्स। इस तरीके से आप दोनों मॉड को कंबाइन करके एक सिंपल फंक्शन बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका एफ ऑफ एक्स बन जाता है एक फंक्शन जिसके पास 3 इंटरवल्स हैं, -x माइनस माइनस -x प्लस माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 x लेस देन -1 के लिए ये बनता है -x माइनस -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0 के लिए, और ये बनता है x माइनस माइनस 1 x मोर देन और इक्वल। यहाँ पर अब देखेंगे कुछ चीज़ें तो जरूर से कैंसिल हो रही है, यहाँ पर कुछ करिएगा, x कैंसिल हुआ और यहाँ भी x। तो फाइनली आपकी एफ ऑफ एक्स की जो फॉर्म आती है वो है 1 फॉर x लेस देन -1, -2x -1 फॉर x between -1 and 0 including -1 and -1 for x more than or equal to 0। ये आपका f of x बना। अब ये f of x जब बना जब आपने दोनों मॉड रिमूव कर लिए, क्योंकि हमने पहले भी ऑब्जर्व किया था कि मॉड फंक्शन के साथ हम कभी कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, मॉड को रिमूव करना होगा। दोनों मॉड्स को रिमूव कर लिया, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब तो आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, इस फंक्शन को आप वापस से नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर लेंगे। स्पेशल पॉइंट है -1 एंड 0। x लेस देन -1 अगर हो तो आपका f ऑफ x है 1, x बिटवीन -1 एंड 0 हो तो आपका फंक्शन है -2x -1, और x मोर देन 0 हो तब आपका फंक्शन है -1। साथ ही साथ जब आपका 0 है तब आपके फंक्शन की वैल्यू आएगी इससे, और जब आपका x -1 है तब फंक्शन की वैल्यू आएगी। इसको देख करके अब तो आप इसको ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सारे इंटरवल्स में बात करनी पड़ेगी। फर्स्ट आप इधर बात करेंगे कंटिन्यूस बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड इस रीजन में अगेन कंटिन्यूस बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, थर्ड इस रीजन में अगेन कंटिन्यूस बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, फोर्थ इस पॉइंट के ऊपर आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेंज करनी होगी, फिफ्थ इस पॉइंट के ऊपर भी आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करनी होगी। जब ये सारा चेक करेंगे तो आपको ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएंगे, अगर हैं तो। नेचुरली आपको -1 एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो सकता है या 0 हो सकता है, वो आपको चेक करना है। नहीं भी हो सकता है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम आ जाए, तब आपका ये वाला पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ पर भी दोनों सेम आ जाए तो ये वाला पॉइंट भी आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं हो पाएगा, राइट। और इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। एक्चुअली आपको फंक्शन कंटिन्यूस मिलेगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो जैसे हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए इस तरह के, इसको भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको शॉर्ट आंसर करना है तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को डायरेक्ट लिख सकते हैं, और सिर्फ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट का ही वर्किंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए आपको, राइट। और इसको सॉल्व करने का एक और छोटा तरीका भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, लेकिन फिर भी प्लीज़ ये मॉड्यूलस को कैसे कंबाइन करना है ये प्रोसीजर अब सीख लीजिए। आगे जाकर के आपको डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगी। दो मॉड्यूलस को आपको कंबाइन करना होगा इंटीग्रेशन के साथ में भी। प्रोसीजर जरूर सीख लीजिए, अभी अपने पास टाइम भी है, राइट। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये हुआ, इसको हम चाहें तो यहीं से लेबल करके चल सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली फर्स्ट, जो कि थोड़ा लेंथी है, फर्स्ट में। इसी को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या होगा, मैं क्वेश्चन को
कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ और फिर हम सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड का इस तरह का सोल्यूशन आप कंप्लीट कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वापस से 34 विथ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे, राइट। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे समझने की कोशिश करिए। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, तो आप इसको समझ सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज से जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हो तो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा। जी ऑफ एक्स तो कंटिन्यूस है ही सही, बीइंग है पोलिनोमियल फंक्शन। एच ऑफ एक्स आप देख रहे हैं पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है बट एक रिप्लेसमेंट है, तो जो आपका एच ऑफ एक्स है ना, दैट इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। मॉड एक्स के अंदर एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस वन। ओके, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ये स्मॉल एच ऑफ एक्स जो है इसके अंदर आप आउटर फंक्शन ले लीजिएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स एज मॉड एक्स, बाहर वाला फंक्शन मॉड है, और एक कैपिटल जी ऑफ एक्स लीजिएगा अंदर वाला फंक्शन। ऐसा करके आप एच ऑफ एक्स को ब्रेक करें, राइट। तब x की बजाय x प्लस वन लेकर के ये कंपोजिशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या बनी, माई स्मॉल g ऑफ x इज कंटिन्यूस बीइंग मॉड्यूलस फंक्शन, h ऑफ x इज कंटिन्यूस बीइंग द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस, और g h दोनों अगर कंटिन्यूस हैं तो दिस गिवन f ऑफ x इज कंटिन्यूस बीइंग द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस। तो इस तरह से कंपोजिशन एंड डिफरेंस वाली थ्योरम्स को यूज करके एक डिस्क्रिप्शन बना करके भी आप इसको कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। Let g of x equal to mod x and h of x equal to mod x plus 1। mod x तो कंटिन्यूस है, हमको पता ही है। ओके, देन अब हम इसको कंपोजिशन की बात करें तो इसका आउटर फंक्शन जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन है। उसके लिए हम फिर आउटर फंक्शन को ले लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स। लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod x एंड कैपिटल जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। इन दोनों का कंपोजिशन तो हमारा बन जाएगा एच ऑफ एक्स। देन f composition g of x is f of g of x, f of x plus by फोर्थ। और अब f of x प्लस वन अगर आपको चाहिए तो नेचुरली f of x में हर एक x की बजाय आप x प्लस वन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है मॉड ऑफ x प्लस बाय थ्री, और मॉड ऑफ x प्लस h of x बाय टू, और इस रिलेशन को लिख लेते हैं 5। अब सिर्फ हमको डिस्क्रिप्शन चाहिए। एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, यस, क्योंकि एफ जी दोनों कंटिन्यूस है। एफ कंटिन्यूस है, यस, मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, तो पहले आप एच को कंटिन्यूस बना लीजिए, जस्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। नाउ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस being the modulus function and g of x is continuous। मैं शार्ट लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना होगा एग्जाम में। continuous being a polynomial, अगेन शार्ट नहीं लिखेंगे एग्जाम में। therefore by 5 h of x is continuous।
being the composition of two continuous functions. इस स्टेटमेंट को हम नंबर 6 लिख देते हैं। एच ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस बन चुका है, जे तो कंटिन्यूस है ही, बीइंग मॉड्यूलस फंक्शन। Also g of x is continuous. Being modular function. ओके, एच एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस देख लीजिए, एच एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस, तो एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। Hence f of x is continuous, being the difference of two continuous functions, राइट। तो इस तरह से हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ गिवन बाय दिस। इसके सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने थे हमको। तो क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन मीन्स कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहां से आएगा, नहीं होगा। कंटिन्यूस फंक्शन, hence there is no point of discontinuity, f का डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए, दोनों को सीख जरूर लीजिए, अभी हमारे पास टाइम है। दोनों तरीके से इसको करना सीख लीजिए, एग्जाम में आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। एक कंप्लीट करेक्ट सोल्यूशन चाहिए बस। ओके, देन लास्ट एक और क्वेश्चन बचा है हमारे पास। डिटरमाइन इफ f गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इज अ कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 24, पहले हमने छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा था अब आपको समझ आ जाएगा। देखिए, वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, डोमेन तो R है, x इक्वल टू 0 के ऊपर भी आपका फंक्शन डिफाइंड है, तो x नॉन जीरो के ऊपर भी डिफाइंड है, डोमेन R है। कंटिन्यूस फंक्शन है क्या चेक करना है, पूरे डोमेन में चेक करना पड़ेगा। पूरे डोमेन में जब आप चेक करेंगे तो 0 स्पेशल पॉइंट है, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में और एट 0। 0 के लेफ्ट में और राइट में नॉट इक्वल टू 0 है, वहां पर तो फंक्शन यही है। देन वो दोनों जो इंटरवल हम लेते थे उनको हम साथ में ले सकते हैं। आपको समझने के लिए चाहे मैं बना देता हूँ पूरा डोमेन। यहाँ फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, x इक्वल टू 0, ये वाला रीजन कहलाता है x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। यह वाला रीजन होगा x मोर देन 0। यहाँ पर भी मेरा एक्सप्रेशन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये सारा चीज़ तो हमारे पास है। अब जब हमको कंटिन्यूटी चेक करना हो, इफ इट कंटिन्यूस फंक्शन, पूरा डोमेन चेक करना है, फर्स्ट इसको चेक करना चाहिए, सेकंड इसको चेक करना चाहिए, थर्ड इसको चेक करना चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड अलग अलग करने से क्या फायदा, सेम एक्सप्रेशन है ना, दोनों को साथ में कर लें। x लेस देन 0 एंड x मोर देन 0, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं x नॉट इक्वल टू 0। तो जब मैं दो केस लूंगा, एट x नॉट इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साथ में कवर हो जाएंगे, राइट। ये समझने के बाद हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो
एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। ये फंक्शन है। क्या कंटिन्यूस है? बाकी के जो क्वेश्चंस थे ना, उनमें तो हम इसको डायरेक्ट कंटिन्यूस प्रूव कर पा रहे थे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, पॉलिनोमियल फंक्शन होता था, कांस्टेंट फंक्शन होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिया है। देखिए, ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस तो होगा, बट ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड साइन ऑफ 1/x। तो फिर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स समझ सकता हूँ। जी ऑफ एक्स तो मेरा कंटिन्यूस है, बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन। एच ऑफ एक्स में फिर वापस से देखिए, ये तो साइन फंक्शन नहीं है। साइन फंक्शन जो बेसिक साइन फंक्शन होता है वो साइन एक्स होता है, ये तो साइन ऑफ 1/x है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो गया। तो एच ऑफ एक्स को आप कैसे समझेंगे? कंपोजिशन। आउटर फंक्शन कौन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन फंक्शन साइन एक्स, और इनर फंक्शन कौन है? जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, राइट। तो आपको प्रोडक्ट की बात करना है, कंपोजिशन की बात करना है, और कंपोजिशन के अंदर भी जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये तो डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन है। ऊपर एक कांस्टेंट और नीचे है इसके पास में एक्स, जिसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस बनाने के लिए, इसीलिए हमने इसको छोड़ा था कि आप कंपोजिशन वाली प्रोसीजर भी समझ जाएं, प्रोडक्ट वाली भी समझ जाएं, और नेचुरली फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट लेना भी समझ जाएं, और ये दोनों पार्ट्स को साथ में लेना भी सीख लें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए बार बार पूछा हुआ है। ओके, तो अब ये समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन ऑफ 1/x, राइट। तो अब हम साइन ऑफ 1/x के अंदर जाने की कोशिश करें, तो एक हमको लेना होगा एफ ऑफ एक्स, आउटर फंक्शन, बाहर वाला फंक्शन साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इनर फंक्शन, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस being a trigonometric function and g of x is continuous being the division of a constant function and a polynomial. Okay, division of a constant function and a polynomial function. f g दोनों तो कंटिन्यूस। नाउ कंपोजिशन ले लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कंपोजिशन पहले ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बाद में भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं। f composition g of x will be f of g of x, f of g of x था 1/x, और जब मैं f of 1/x लूँगा तो बन जाएगा sin of 1/x, और sin of 1/x को हमने रखा है h of x। बाय इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ हम देख रहे हैं h of x कंपोजिशन बन चुका है 2 कंटिन्यूस। thus
h of x is continuous being composition of two continuous functions. ओके, h ऑफ x तो हमारा कंटिन्यूस हो चुका, g ऑफ x कंटिन्यूस है. Also g of x is continuous being a polynomial. ओके, तो इस स्टेप पर h ऑफ x कंटिन्यूस है, g ऑफ x भी कंटिन्यूस. देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, g ऑफ x h ऑफ x दोनों कंटिन्यूस हो तो f ऑफ x कंटिन्यूस हो जाता है बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस. ये हो जाएगा बाय 1. Hence by 1 f of x is continuous being the product of two continuous functions, right? तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है x नॉट इक्वल टू 0, जिसमें हमारा x लेस देन 0 वाला केस भी आ चुका है और x मोर देन 0 वाला भी आ चुका है. अब हमें लेना है थर्ड केस x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करना है. when x की इक्वल टू 0 की लेफ्ट और राइट में तो सेम एक्सप्रेशन था, इसलिए हमको a की लिमिट लेना होगी. when x इक्वल टू 0 लिमिट x tends to 0 f of x will be limit x tends to 0. x tends to 0 मतलब x is very close to 0. x very close to 0 है तो या तो लेफ्ट में होगा 0 के या तो राइट में होगा. फंक्शन की वैल्यू होगी x स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन x. लिखना होगा x स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन x. और ये लिमिट लेना भी इंपॉर्टेंट है प्लीज. क्या होगा वैल्यू ऑफ लिमिट, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. x टेंड्स टू 0, अगर x 0 बने तो x स्क्वायर कितना बनेगा 0 इंटू, अगर x 0 बने तो साइन ऑफ 1 अपॉन x कितना बनेगा साइन ऑफ 1. देखिए x अगर 0 बने 1 अपॉन x इन्फिनिटी बनेगा, यानी 1 अपॉन x बहुत लार्ज नंबर होगा. साइन का एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा. साइन का एंगल बहुत बड़ा भी हो जाए तब भी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू तो हमेशा -1 एंड 1 के बीच में ही होती है. ये फैक्ट हमको ध्यान रखना है. यहाँ पर एंगल बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन एंगल कितना भी बड़ा हो जाए, आप सबने साइन का ग्राफ देखा ना एक बार, और मैं आपको याद दिलाऊं, साइन एक्स का, साइन थीटा का या साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं कैसा होता है, 0 से लेकर के π/2 तक, सॉरी 0 से लेकर के 2π तक. 0 π/2 यहाँ पर होता है, इधर आपका पाई होता है, फिर π/2 2π. इसके बाद में अगर आपको जाना है एंगल 2π से भी बड़ा हो तो क्या होगा, सेम ग्राफ को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं. कॉपी करके पेस्ट करके आप इंडेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हैं. यानी एंगल कितना भी बड़ा हो जाए वैल्यू तो 1 और -1 के बीच में ही होती है. कभी भी ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है प्लीज. साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी, -1 से कम नहीं होगी, एंगल चाहे इन्फिनिटी बन जाए, लेकिन एग्जैक्टली कितनी होगी वो भी हमको पता नहीं है, क्योंकि एंगल एग्जैक्टली कितना ही है तो हमको पता नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 0 होगी और इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी अ फाइनाइट नंबर, a finite number between -1 and 1. एग्जैक्टली साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो -1 एंड 1 के बीच में ही आएगी, राइट? कोई भी वैल्यू अगर -1 1 के बीच में आएगी तो उसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट तो मेरा 0 ही होना है. इस तरीके से ये लिमिट 0 हो जाती है. पर बहुत सारी इक्वेशन पर 5 के बाद बना सकते
6 या ओनली सेकंड पार्ट में हम इक्वेशन नंबर 1 ही लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट के लिए अलग नंबरिंग ले लेते हैं, नंबर 1। ओके, अब लिमिट ऑफ द फंक्शन तो आ गई, अब क्या चाहिए मुझे? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आल्सो एफ ऑफ 0 इक्वल, फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है 0 पर देख लीजिए, अगर x इक्वल टू 0 हो, एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 0 आल्सो 0। ओके, इन दोनों को मिला लें तो फिर आपको होता है therefore from 1 and 2 limit x tends to 0 f of x equals f of 0, दोनों इक्वल हो गए, f of x is continuous at x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट में भी कंटिन्यूस था, राइट में भी कंटिन्यूस था। डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, यस, सब तरफ कंटिन्यूस मिला ना, hence f of x is a continuous फंक्शन, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन। ऐसा करके ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है और इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी के ऊपर। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन अभी तक आपका बच रहा है तो प्लीज़ आज 5.1 को सभी अच्छे से कंप्लीट कर लें। कोई डाउट है तो अगेन यू कैन अप्रोच मी, डाउट पूछ लीजिए। कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कॉलेज में भी जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या इवन फिजिक्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यहाँ हमारा 5.1 एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 के लिए जो फार्मूला डेफिनेशंस की ज़रूरत होती है उनकी बात करेंगे। ओके, प्लीज़ मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम अवेलेबल, बी वेरी सिंसियर अबाउट स्टडीज़ एंड बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले प्लीज़ फार्मूला डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स वाली जो आपको कॉपी है उसको रीड करते रहें या वो वाले सिलेक्टेड वीडियोस आप बार बार देखते रहें ताकि आप फार्मूला डेफिनेशन कॉन्सेप्ट भूलने ना। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।